कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संबोधन किया जिसमें देश को उन्होंने चेता दिया है कि 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदे। उन्होंने क्यों ये बात कही है, ये समझना होगा। 99% जो सोना हम कंज्यूम करते हैं वो विदेशों से आयात किया जाता है। पिछले साल हमने लगभग $72 बिलियन का सोना आयात किया। उससे पिछले साल हमने $58 बिलियन का किया। उससे पिछले साल हमने $45 बिलियन का किया। तो लगातार सोने का जो आयात है देश में वो बढ़ रहा है। शादी ब्याह में जरूरी हो जाती है, फंक्शन में, शगुन में जरूरी हो जाती है, पर वैसे इतनी जरूरी चीज नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप इसको 1 साल तक ना खरीदें। और जहां तक जो ज्वेलर चिंता में आ गए हैं कि हमारी तो अब ज्वेलरी की बिक्री बंद हो जाएगी, हमारे यहाँ से गहने कौन खरीदेगा, प्रधानमंत्री जी की लोग बात मान के और सोना नहीं खरीदेंगे। ऐसा माना जाता है कि 30,000 टन सोना भारतीय घरों में है। तो आपके पास जो घर में सोना पड़ा है उसी को आप रिसाइकिल करिए, नए सोने को खरीदने से बचिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार को हमें बचाना है। यही बात उन्होंने जो किचन का तेल, एडिबल ऑयल है, इसको लेके कही। यही बात उन्होंने लोग जो कम्यूट करते हैं, घूमते फिरते हैं, विदेशों में जाते हैं, उनके लिए कई, डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए कई, वर्क फ्रॉम होम के लिए कई है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा $700 बिलियन से इस समय नीचे जा चुका है और लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आज भी $105 कीमत पहुंच गई है, उसके बढ़ने से हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। शरद जी, आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट और बढ़ सकते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं ये रेट? देखिए, 30,000 करोड़ प्रति माह का लॉस हो रहा है इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। इनका लॉस 30,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, क्षमा करें। इसका मतलब है कि लोगों को पास ऑन करना पड़ेगा। तो कीमत मुझे लग रहा है वैसे प्रति लीटर तो देखा जाए तो 10 से लेके 25-30 रुपए का लॉस है। नजर रखी जाएगी कच्चे तेल पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, कि अगर वो खुल जाता है, कोई ईरान और यूएस में कोई समझौता हो जाता है तो शायद नीचे आ जाए, तो फिर एक राहत मिलेगी। मुझे लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम आने वाले कुछ दिनों में इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बढ़ाने पड़ सकते हैं। इसलिए सरकार ने इसको आज तक रोका हुआ है। आपने देखा कि सारी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, परंतु भारत में नहीं बढ़े। इसलिए नहीं बढ़े कि भारत सरकार ने पूरी कोशिश करी कि आम आदमी तक इसका भार ना पहुंचे। कमर्शियल डीजल पे बढ़ा दिए और कमर्शियल गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए, परंतु आम आदमी जो इस्तेमाल करता है डीजल, उस पे नहीं बढ़ा है। परंतु ज्यादा दिन तक इसको रोक पाना कठिन हो जाएगा अगर ये क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर बनी रहती हैं। तो देखिए, देश में चारों तरफ सोने और चांदी के दाम को लेकर चर्चा चल रही है और जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद से संबोधन किया, अब वो चर्चा का विषय बना हुआ है। चारों तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या लॉकडाउन लगने वाला है? क्या अब फिर से, जैसे कोविड में लॉकडाउन लगा था, इस बार फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया है, इसके बाद से हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है, क्या लॉकडाउन लगेगा? और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। क्योंकि देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि सोना और चांदी 1 साल तक ना खरीदे। आयात का बोझ भी तेजी से बढ़ रहा है। निवेश के लिए गहनों से ज्यादा सोना खरीदा जा रहा है, जबकि विदेश यात्राओं और फर्टिलाइजर पर भी भारतीयों का खर्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कतर संकट और वैश्विक युद्ध के असर से खाद्य और कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं 9 तारीख को चांदी के रेट में भी उछाल देखने को मिला। और इसी खबर पे हमारे साथ चर्चा के लिए अर्थशास्त्री शरद कोहली जुड़ चुके हैं। देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संबोधन किया जिसमें देश को उन्होंने चेता दिया है कि 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदे, अब इसको आप एक चेतावनी के तौर पे देख रहे हैं या फिर जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार नाकाम है, आपकी क्या राय है इस पर? प्रधानमंत्री जी कहा ये बात को आगे चल गया नेटवर्क, उन्होंने क्यों ये बात कही है, ये समझना होगा। 99% जो सोना हम कंज्यूम करते हैं वो विदेशों से आयात किया जाता है।
पिछले साल हमने लगभग 72 बिलियन डॉलर का सोना आयात किया। उससे पिछले साल हमने 58 बिलियन डॉलर का किया। उससे पिछले साल हमने 45 बिलियन डॉलर का किया। तो लगातार सोने का जो आयात है देश में वो बढ़ रहा है। इससे विदेशी मुद्रा ना, क्योंकि एक गैर जरूरी चीज है। हालांकि सोने चांदी में जरूरी, शादी ब्याह में जरूरी हो जाती है, फंक्शन में शगुन में जरूरी हो जाती है, पर वैसे इतनी जरूरी चीज नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप इसको 1 साल तक ना खरीदें। अब लोगों के मन में ये आ रहा है कि क्या ऐसे कहने से दाम गिरेंगे? तो बिल्कुल नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय धातु है। इसका मुख्यतः प्राइस डिस्कवरी न्यूयॉर्क और लंदन में होती है, तो इसलिए कोई दामों पे फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक जो ज्वेलर चिंता में आ गए हैं कि हमारी तो अब ज्वेलरी की बिक्री बंद हो जाएगी, हमारे यहाँ से गहने कौन खरीदेगा, प्रधानमंत्री जी की लोग बात मान के और सोना नहीं खरीदेंगे, उनको मैं ये बता दूं कि देश की एक बहुत बड़ी जो ज्वेलरी कंपनी है, मैं यहाँ नाम नहीं लेता, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को हायर किया है कहने के लिए कि आपके घर पे जो सोना पड़ा है उसको रिसाइकल कराइए, उसको पिघला के आप नए नए जेवरात बनाइए। ऐसा माना जाता है कि 30,000 टन सोना भारतीय घरों में है, तो आपके पास जो घर में सोना पड़ा है उसी को आप रिसाइकल करिए, नए सोने को खरीदने से बचिए। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार को हमें बचाना है। उन्होंने यही बात फर्टिलाइजर के लिए कही, यही बात उन्होंने जो किचन का तेल एडिबल ऑयल है इसको लेके कही, यही बात उन्होंने लोग जो कम्यूट करते हैं, घूमते फिरते हैं, विदेशों में जाते हैं, उनके लिए कही, डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए कही, वर्क फ्रॉम होम के लिए कही। इन सब बातों में कॉमन क्या है? इन सब बातों में कॉमन यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा 700 बिलियन डॉलर से इस समय नीचे जा चुका है, और लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आज भी 105 डॉलर कीमत पहुंच गई है, उसके बढ़ने से हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। जैसे जैसे विदेशी मुद्रा की जरूरत बढ़ रही है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार वैसे वैसे नीचे जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए और एक हमारे पास रहे, इसलिए कहा गया कोई लॉकडाउन वॉकडाउन कुछ नहीं लगने वाला है। लोगों को सलाह दी गई है कि आप जो जरूरी सफर है वो करें, कार पूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करें। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी हम बढ़ते हुए देख सकते हैं, ऐसी संभावना है, क्योंकि कच्चे तेल का दाम लगातार ऊपर बना हुआ है और नीचे नहीं आ रहा है। परसों ये फ्राइडे को $100 था, आज फिर ये उछल के $105 पहुंच गया, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में तनातनी बिल्कुल भी शांत होती नहीं नजर आ रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक राय, एक मशवरे पे तौर पे लोगों से अपील करी है कि आप किफायत करिए, आप थोड़ी कंजूसी करिए, थोड़ा समझदारी से इन रिसोर्सेज को खर्च करिए जहां पर विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग किया जाता है, स्वदेशी इस्तेमाल करिए। जो चीज विदेशों से आती है उसको कम इस्तेमाल करिए, मत करिए, जिससे कि हमें फॉरेन एक्सचेंज को कम खर्च करना पड़े। जी शरद जी, आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट और बढ़ सकते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं ये रेट? देखिए, 30,000 करोड़ प्रति माह का लॉस हो रहा है इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। इनका लॉस 30,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, क्षमा करें। तो ये लॉस ये बता रहा है कि ज्यादा दिन तक अगर क्रूड ऑयल के दाम ऊंचे रहे तो ज्यादा दिन तक ये लोग इस नुकसान को नहीं भर पाएंगे। इसका मतलब है कि लोगों को पास ऑन करना पड़ेगा। तो कीमत मुझे लग रहा है, वैसे प्रति लीटर तो देखा जाए तो 10 से लेके 25-30 रुपए का लॉस है, परंतु से 5 रुपए पहली किस्त में बढ़ाया जाएगा और नजर रखी जाएगी कच्चे तेल पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, कि अगर वो खुल जाता है, कोई ईरान और यूएस में कोई समझौता हो जाता है तो शायद नीचे आ जाए, तो फिर एक राहत मिलेगी। परंतु ये नहीं होता है तो हमें मुझे लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम आने वाले कुछ दिनों में इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बढ़ाने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये बोझा अपने सिर नहीं ले पाएंगे। सरकार भी अपने ऊपर एक सीमा तक ले पाएगी, उसके बाद फिर हर व्यक्ति को, हर आम नागरिक को इसका थोड़ा थोड़ा जो है कि बढ़ी हुई कीमत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। इसलिए सरकार ने इसको आज तक रोका हुआ है। आपने देखा कि सारी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, परंतु भारत में नहीं बढ़े। इसलिए नहीं बढ़े कि भारत सरकार ने पूरी कोशिश करी कि आम आदमी तक इसका भार ना पहुंचे। कमर्शियल डीजल पे बढ़ा दिए और कमर्शियल गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए, परंतु आम आदमी जो इस्तेमाल करता है डीजल उस पे नहीं बढ़ाए। परंतु ज्यादा दिन तक इसको रोक पाना कठिन हो जाएगा अगर ये क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर बनी रहती हैं तो। शरद जी, सबसे ज्यादा जिस तरीके से आपने बताया कि जो इफेक्ट दिखेगा वो पेट्रोल डीजल के रेट पे दिखेगा, सोना चांदी पे भी हमें देखने को मिल रहा है, और किन किन सेक्टर पे ये जो खाड़ी देश में वॉर चल रहा है इसका साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेता दिया है, टेंशन सबकी बढ़ते जा रही है। देखिए, अगर डीजल के दाम यहां से बढ़ते हैं तो डीजल के दाम लगभग आपकी जिंदगी में उपयोग होने वाली हर वस्तु को प्रभावित करेंगे। जो भी चीज आवाजाही जिसकी होती है, जिसको ट्रक के माध्यम से या डीजल में चलने वाले व्हीकल के माध्यम से भेजा जाता है, उन सब के दाम आपको बढ़ते दिखेंगे। फिलहाल
पेंट्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हीलियम, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीधे प्रभावित हुई हैं। इसके आप देखें कि मिनरल वाटर की जो बॉटल आती है, इस बोतल में मिनरल वाटर पैक किया जाता है पॉलीमर, वो महंगा हो रहा है। कांच की बोतलों में जो सामान पैक किया जाता है, कांच की बोतलों के दाम बढ़ रहे हैं। जो एफएमसीजी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसने 3 से 5% अपने सभी चीजों पे दाम बढ़ा दिए। तेल है, शैम्पू है, साबुन है, इन सब चीजों पे दाम बढ़ रहे हैं। खाने पीने की चीजों पे किसानों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो डीएपी होता है, जिसको हम डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में, लगभग इसका $18 बिलियन का भारत में आयात किया जाता है, किसान इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप अपनी धरती को भी बचाइए। ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से धरती की उत्पादकता भी कम होती है, उसकी उत्पादन क्षमता भी कम होती है, और जो आप फसल उगती है वो भी टॉक्सिक हो जाती है, सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के लिए भी ठीक नहीं है। तो किसानों को सलाह दी है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, जिसमें आप फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करिए। आप इसको हो सकता है तो ना करिए, तो और तरीके इसके निकालिए। तो कुल मिला के हम देखें तो आपकी जिंदगी के हर पहलू को, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, गाड़ियों की कीमतें हो गई, प्लास्टिक का सामान हो गया, रबड़ का सामान हो गया, पेंट का सामान हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, हर चीज पर इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत का सबब बन सकता है, अगर ये जल्द नहीं खुला तो। शरद जी देखिए, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सोने की बात कर ले तो सोना एक ऐसी चीज है, भारत में सिर्फ निवेश के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, शादी विवाह के समारोह में इसका इस्तेमाल होता है। और जिस तरीके से सोने के रेट बढ़ते जा रहे हैं, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चेता दिया है कि अब सोना चांदी 1 साल तक खरीदना बंद कर लीजिए। लेकिन अगर फिर भी इसी तरीके से खरीदा जाएगा अगर सोना चांदी, तो किस तरीके से यह अपने अर्थव्यवस्था, भारत पे किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकता है? देखिए, अगर लोग प्रधानमंत्री जी की बात को नहीं सुनेंगे, और लगातार, पहली बात तो उन्होंने चांदी के लिए नहीं सोने के लिए कहा है, तो सोना लगातार मंगवाते रहेंगे बाहर से, तो इसमें सरकार के पास एक और विकल्प होता है, वो ये कि इसके ऊपर वो कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगी। तो अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगी तो भारत में इसको आयात करना बहुत महंगा हो जाएगा। तो अगर लोग अपनी मर्जी से अगर इनको खरीदना कम नहीं किया, तो आपको फिर इस पर कस्टम ड्यूटी, क्योंकि 99% सोना जो हम इस्तेमाल करते हैं, आपने को गले में चेन पहनी है, किसी ने अंगूठी पहनी है, कान में कुछ पहना है, आप 99% वो विदेशी है, वो भारत की धातु नहीं है ये। तो अगर लोग नहीं माने तो सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी ने पहले कदम में अपील करी है, परंतु अगर अभी भी इसी प्रकार से $72 बिलियन पिछले वित्तीय वर्ष में आया, अगर अभी भी इसी प्रकार आयात होता रहा, तो मुझे लगता है सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के लिए, और कोई चारा नहीं रह जाएगा। शरद जी, साफ तौर पे कहा गया है कि अब विदेश यात्रा से भी बचे। और देखिए, समर वेकेशंस का समय आ रहा है, लोग चाहते हैं कि हम अलग अलग कंट्रीज घूम कर आए। उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उनके लिए तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सीधा बोला है कि आप देश में भ्रमण करिए। हमारे देश में पहाड़ भी है, हमारे देश में नदी भी है, हमारे देश में समुद्र भी है, हमारे देश में रेगिस्तान भी है, हमारे देश में हरियाली भी है, जंगल भी है। क्या चीज ऐसी जो विदेश में है जो हमारे यहाँ नहीं है? आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं तो कश्मीर है। आप अगर कहीं पर हरियाली में जाना चाहते हैं, हमारे यहाँ केरला के बैक वाटर्स है। आप पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, मसूरी है, शिमला है, माउंट आबू है। तो मैं समझता हूं जब आप विदेश जाते हैं तो आपको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। जो भी व्यक्ति विदेश जाता है उसको विदेशी मुद्रा, जो उसका BTQ, जो बेसिक ट्रैवल कोटा होता है, उसके अंतर्गत उसको इशू करानी पड़ती है। तो इसलिए विदेशी मुद्रा और खर्च होती है। डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं लोग विदेश में जाके वेडिंग करते हैं, कोई इटली में, कोई स्विट्जरलैंड में, कोई कहीं पर। अपने देश में वेडिंग करिए ना। हालांकि मैं मानता हूं ऐसा समाज का वर्ग ऐसा बहुत कम है, परंतु विदेशी मुद्रा बहुत बड़ी मात्रा में खर्च होती है। तो लोग स्वदेश भ्रमण करें। कोई ऐसी चीज नहीं है भारत में जो ना हो और विदेश में हो, सब कुछ है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है देशवासियों को प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि आप टूरिज्म भी भारत में करिए। गर्मी को छुट्टियां आ रही है, आपको गर्मी लगती है, आप पहाड़ों पे चले जाइए। भारत में बहुत पहाड़ है, कश्मीर जाइए, हिमाचल जाइए, उत्तराखंड जाइए, परंतु विदेशी मुद्रा को बचाइए। इस समय देश की जरूरत है। युद्ध के समय हर व्यक्ति एक सिपाही बन जाता है, हर व्यक्ति एक सोल्जर बन जाना चाहिए। जिस भी प्रकार से आप योगदान दे सकते हैं, आप इसमें दीजिए। शरद जी देखिए, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, निवेशकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सोना का क्रेज जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा मानते थे, सोना को सेफ हेवन एसेट भी माना जाता है। उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे?
देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सोना अभी भी बहुत ही आकर्षक बना हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले 2 से 5 साल में सोने और चांदी की कीमतें ऊपर जाएंगी। हालांकि निवेश की सलाह नहीं है ये, आपको अपने वित्तीय एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके लेनी चाहिए। मैं डिस्क्लेमर यहां पर दे रहा हूं, पर एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि लोगों को लंबे वक्त के लिए थोड़ा थोड़ा अगर आप रखेंगे, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने लेने को ही मना किया है, तो मैं प्रधानमंत्री जी के मंत्रणा के खिलाफ जाके ये कहूं कि आप सोना खरीदना शुरू कर दीजिए, ये तो गलत होगा। परंतु जिन लोगों के पास है उनको हताश नहीं होना चाहिए। 2 से 5 साल में आपको सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी होती दिखेगी, उससे भी पहले दिख सकती है। और सभी अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज ने इसके ऊपर अपना यही व्यू रखा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने वाला है, बहुत अच्छा निवेश का संसाधन बन के निकलने वाला है। जिन लोगों के पास है, आज मैं ये नहीं कहूंगा कि आप खरीदिए इसको, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 साल तक मत खरीदिए, पर यह जरूर कहूंगा कि जिसके पास है वो हड़बड़ाहट में बेचे नहीं, इसको अपने पास रखें और आप इसको आगे से ग्रो करता हुआ देखेंगे। शरद जी देखिए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कहा है कि सरकार नाकाम है, लेकिन जिस तरीके से खाड़ी में युद्ध बढ़ते जा रहा है और लोगों का संकट अब गहराता जा रहा है, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये लगातार तनाव बढ़ रहा है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राजनीति से नहीं आता हूं, परंतु मुझे यह पता है कि कोई भी सरकार इस समय होती, अगर कांग्रेस की भी आज सरकार होती तो उसको भी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स, उनको भी ऑस्टेरिटी मेजर्स की सलाह देनी पड़ती, क्योंकि ये तो देश, ये तो सारी दुनिया में विदित है। अमेरिका स्वयं, जो कि दुनिया का सबसे सुपर पावर कहता है, अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे सबसे अमीर देश बोलता है, वहां पर गैस के दाम बढ़ चुके हैं, वो खुद ही कुछ नहीं कर पा। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ चुके हैं, यूरोप में बढ़ चुके हैं। पूरी दुनिया में जो एक संकट आया हुआ है तेल की वजह से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, उसमें मैं समझता हूं कांग्रेस है या बीजेपी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, एक आर्थिक संकट को समझना चाहिए। और मैं समझता हूं आपके जैसे जिम्मेवार चैनल लोगों तक ये बात पहुंचा के, लोगों को इसके पीछे का जो कहानी है वो समझा के, बयान और होते हैं, पीछे की कहानी जो होती है उसको अगर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाए तो उसको ये पता लग जाता है कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो गलत नहीं है। इसकी जगह अगर राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री होते आज, तो वो भी यही बात कहते। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं। सोने को कहां देख रहे हैं शरद जी 2-4 महीने बाद? क्योंकि देखिए क्रेज तो सोने का लगातार बढ़ रहा है। शरद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए, लगता किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से शरद कोहली हमसे जुड़ नहीं पा रहा है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरे ख्याल नेटवर्क बीच में चला गया था। जी जी, मुझे लगता है, देखिए, मैं उन एनालिस्ट में से नहीं हूं जो सोने की कीमत दे के सोना 4 लाख, सोना 3 लाख, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, सोना इतना अगले 2 साल में, मैं उनमें से नहीं हूं। पर मुझे ये अवश्य पता है कि जिस प्रकार से इसमें बाइंग चल रही है, विश्व के सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, और जिस प्रकार से हाई नेटवर्थ फंड्स ले रहे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, यहां से ये आपको 2 से 5 साल में ऊपर जाता दिखता है। बहुत अच्छा ये रिटर्न दे सकता है। पर हमारी और आपकी बात सुन के ऐसा ना हो लोग खरीदना शुरू कर दें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बात का भी जहन में रखिएगा। बिल्कुल शरद जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्क फ्रॉम होम बोल दिया। अब लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कोविड के टाइम में जिस तरीके का लॉकडाउन झेला गया है, अब ये सवाल सबके जहन में आ रहा है, क्या लॉकडाउन लगेगा, और लगेगा तो कब लगेगा? कोई लॉकडाउन नहीं लगना है, बिल्कुल ये बेबुनियाद बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। कोई लॉकडाउन नहीं। उन्होंने एक सलाह दी है कि आप पेट्रोल और डीजल की बचत करने के लिए आप वर्चुअल वर्किंग करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, कार पूलिंग करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करिए। ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए कहा गया है, कहीं लॉकडाउन का इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि कोविड में जैसे हम जुट होके हमने उस समस्या का सामना किया था, इसीलिए एकजुट होना है, तो हमें पेट्रोल डीजल की खपत को कम करना है, ना कि हमें लॉकडाउन की अटकलें लगानी है। ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। रुपया लगातार दबाव में जा रहा है शरद जी, रुपया को किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि रुपया जो है वो दिन पर दिन गिरते ही जा रहा है। जी हाँ, रुपए गिरने के 2 कारण हैं। एक तो भारतीय शेयर मार्केट में से जो विदेशी संस्थागत निवेशक है वो लगातार, उन्होंने इसी साल 2 लाख करोड़ के करीब अभी निकाल चुके हैं, जनवरी से लेके और अप्रैल तक, मई के आज की तारीख तक, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरा कारण कच्चा तेल है। कच्चा तेल के महंगे होने से हमें डॉलर ज्यादा खरीदने पड़ते हैं। डॉलर खरीदने की वजह से रुपया प्रेशर में आता है। तो अगर कच्चे तेल के दाम ऊपर बने रहे
तो आपको यहां से अभी रुपया और भी स्लाइड होता दिख सकता है। हालांकि मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें समय समय पर बीच में हस्तक्षेप करके इसको रोकने की कोशिश करता है, परंतु कच्चे तेल पे सब निर्भर करेगा। वो निर्भर करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निर्भर करेगा राष्ट्रपति ट्रंप पे, और यह निर्भर करेगा कि ईरान में दोबारा युद्ध छिड़ता है कि नहीं छिड़ता है। शरद जी, देखिए अमेरिका में भी कच्चे तेल के रेट में बढ़ोतरी देखी गई है और ये जो युद्ध है ये समाप्त होते नहीं आ रहा है। इससे भारत में कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अब कहीं ना कहीं डगमगाते नजर आई और प्रधानमंत्री को आखिर सामने आकर सबके सामने ये बोलना पड़ा कि तेलों का इस्तेमाल कम करे, पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करे। कितना असर पड़ सकता है रुपया पे, अर्थव्यवस्था पे? देखिए ऑलरेडी हमारा जो आयात का बिल है वो बहुत बढ़ सकता है। हमारा आयात का बिल लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास है। तो आयात का बिल बढ़ने से जो भी चीज हम बाहर से मंगाते हैं वो हमारे लिए महंगी हो जाएगी, उसका इस्तेमाल जिस चीज में भारत में होता है वो महंगी हो जाएगी। कुल मिला के आसान भाषा में कहूं तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ने की आशंका है। तो आम आदमी का रसोई का बिल, आम आदमी का एनर्जी का बिल, आम आदमी का जो बजट है मंथली वो बिगड़ सकता है। प्रधानमंत्री की जो बात है उसको हम आगे अगर और बढ़ा के देखें अर्थशास्त्र की दृष्टि में तो ये निकल के आता है कि आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। और सोचिए अगर पेट्रोल डीजल के दाम यहां से 20-20 रुपए बढ़ जाएं तो आम आदमी में तो हाहाकार मच जाएगा। लोगों का घर का बजट एकदम बिगड़ जाएगा, क्योंकि सब चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी की बात को अगर हम आगे ले जाएं तो लोगों को बहुत भारी भरकम महंगाई का सामना करना पड़ सकता है और चीजों की यहां किल्लत भी हो सकती है। जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं उनकी शॉर्टेज भी महसूस की जा सकती है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, उसमें गैस है, उसमें तेल है, उसमें फर्टिलाइजर्स है, जितनी भी चीजें हम बाहर से, मोबाइल फोन्स है, जितनी भी चीजें बाहर से मंगाते हैं उन सबकी शॉर्टेज महसूस की जा सकती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था पे ऑलरेडी फर्क पड़ रहा है, बाकी की दुनिया के मुकाबले कम पड़ रहा है परंतु असर पड़ रहा है। और अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं निकलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा मैंने कहा तो ये और भी ज्यादा संकट गहरा सकता है। लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए, लोगों को सावधान रहना चाहिए, लोगों को अपने फजूल के खर्चे, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि लोगों को अपने फजूल के खर्चे रोक देने चाहिए। मान लीजिए आपने मकान लेना है, फजूल तो नहीं होता मकान, तो घर किसी का सपना होता है, अगर आप उसको टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। अगर घर में कोई शादी ब्याह है उसमें आप 500 लोग बुलाना चाहते हैं तो अगर आप 50 में गुजारा कर सकते हैं तो 50 में कर दीजिए। समाज में समझा दीजिएगा कि जी हम विश्व संकट में है, देश इस संकट में है। तो इस प्रकार से फजूल खर्च, घूमने के लिए अगर आपने 50,000 रुपए खर्च करने हैं, कोशिश करिए 10-20 हजार में घूम आए। तो इस प्रकार की मुझे लगता है लोगों को रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैं प्रधानमंत्री जी की बात में एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं जोड़ना चाहूंगा। जी देखिए पैनिक वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट होते नजर आ रही है। शरद जी, आप लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि देखिए अब जो आम जनता है या मिडिल क्लास है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लेकिन अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, क्योंकि अब सब कुछ बजट के बाहर जा रहा है। नॉर्मल अगर मिडिल क्लास पीपल की अगर आप लाइफ देखें तो उनकी सैलरी ही इतनी होती है, उन्हें पता है कि हमें कुछ पैसे यहां लगाना है, कुछ पैसे वहां लगाना है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए इन्वेस्टमेंट तो तब होगी ना जब कुछ बचत होगी। पहले तो इन्वेस्टमेंट से पहले जो कदम आता है वो सेविंग्स का आता है। पहले आपको कुछ बचेगा तब तो आप इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले अपने खर्चे पूरे करिए और अगर उसमें से आप बचा पा रहे हैं, मेरा तो जो बचत का नियम है वो बहुत ही यूनिक है कि पहले जैसे ही आपकी तनख्वाह आए, आपके लिए भी मैं यही सलाह देता हूं, जैसे तनख्वाह है 20% निकाल के एक अलग बैंक अकाउंट में कर दीजिए। 80% तनख्वाह में गुजारा करना सीखिए। तो ये जो 20% है इकट्ठा होकर आपके निवेश के भी काम आएगा, ये आपके मुसीबत में भी काम आएगा, आपका इमरजेंसी फंड बन जाएगा, इमरजेंसी कॉर्पस बन जाएगा। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा निवेश करते हैं और आपका घर का बजट बिगड़ा है तो निवेश थोड़ा करिए, पर निवेश करिए जरूर। निवेश ये मत अपने आप को कि भाई अब तो महंगाई बढ़ गई है, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अपने खर्चों को कम करके, पहले की भाषा में बोला करते थे थोड़ा सा अपना पेट काट के, ऐसे बोला जाता था। तो थोड़ा सा अगर अपने खर्चों को आप कम कर सकते हैं, खर्चों को कम करके निवेश बंद मत करिए, कम कर दीजिए पर बंद मत करिए। आपके आने वाले समय में यही आपका सहारा बनने वाला है, यही एक मुसीबत का फंड बनेगा, यही आपको आगे कोविड में उन्हीं लोगों ने आराम से दिन काटे जिनके पास सेविंग्स थी। ध्यान दीजिएगा, जिनके पास सेविंग्स नहीं थी उनको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था कोविड में। तो यही इसका मंत्र है कि आपको थोड़े थोड़े पैसे बचाने हैं, मुसीबत का फंड क्रिएट करना है और अलग अलग जगह निवेश करना है, एक ही जगह सारा निवेश नहीं करना है। यह भी साथ में ध्यान रखने की बात है। निवेशकों के लिए एक टिप शरद जी।
मैंने दिया ना अभी निवेशकों के लिए, यही कि अपने अपने निवेश को, मान लीजिए 100 रुपए आपके पास है तो फैला के निवेश करिए, थोड़ा सा एफडी में करिए, थोड़ा सा इक्विटी मार्केट्स में, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा सा रियल एस्टेट में, और थोड़ा सा सोने चांदी में। सोने चांदी में फिर मैं अपने आप को रोक रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की मंत्रणा आई है, तो आप इन 4 में रखें अपने आप को फिलहाल के लिए और फैला के निवेश करें। निवेश की दुनिया में एक कहावत होती है, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। एक ही जगह सारा का सारा निवेश नहीं करना चाहिए और एक साथ भी सारा निवेश नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहिए, जिससे कि आप अलग अलग लेवल पर एंट्री कर सके और लंबे समय के लिए करना चाहिए। ये निवेशकों के लिए 3-4 मंत्र हैं, अगर आप याद रखते हैं तो आपके काम आएंगे। अच्छा, एफडी अच्छा ऑप्शन होता है या फिर प्रॉपर्टी? क्योंकि देखिए, सोने पे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे चिता दिया है, लेकिन जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, एफडी या फिर प्रॉपर्टी? देखिए, दोनों का बिल्कुल बिल्कुल पूर्व और पश्चिम का फर्क है। एफडी तो बहुत लिक्विड होती है, आप कभी भी जरूरत पड़ने पर उसको बैंक से जाके भुना सकते हैं, प्लस उस पर रिटर्न भी बहुत कम आता है। आजकल तो एफडी पे टैक्स काटने के बाद मुश्किल से 4-5% रिटर्न आता है, 5-6 आ जाता होगा, हद से हद भी आता होगा, तो बहुत कम। तो वो लिक्विडिटी के लिए होती है, तो ज्यादा पैसा एफडी में नहीं रखना चाहिए। और प्रॉपर्टी में उल्टा है, प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी बहुत पुअर है, मतलब अगर आपको जल्दबाजी में बेचनी पड़ गई तो प्रॉपर्टी इतनी जल्दी बिकेगी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टी में पैसा लंबे वक्त के लिए लगाएं और एफडी में वो पैसा लगाएं जो आपको थोड़े टाइम में जरूरत पड़ सकता है या कभी भी जरूरत पड़ सकता है। पर प्रॉपर्टी में लगाएं, पर प्रॉपर्टी में वहां लगाएं जहां पर शहर चलता है। देखिए, लोग चलते हैं, शहर भी चलते हैं। आपने सुना होगा, जब आप कहीं से निकलते हैं तो वो कहते होंगे, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं था 2 साल पहले, 3 साल पहले यहाँ तो जंगल हुआ करता था, खेत हुआ करते थे, तो वहां पर अब मॉल बन गया, हॉस्पिटल बन गया। तो शहर जिस तरफ चल रहा हो उस तरफ की अगर लैंड आपको अच्छी मिलती हो तो उस तरफ आप लैंड लीजिए, परंतु निगरानी आपकी रहनी चाहिए खरीदने के बाद। ये ना हो आपने लैंड लेके डाल दी, कल को पता लगे कब्जा हो गया या कोई नपाई में गड़बड़ हो गई, उस पर बाउंड्री वॉल बनाइए, वहां किसी को रख छोड़िए, कोई अपना चौकीदार वगैरह रख दीजिए। तो लैंड बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है, परंतु एफडी और प्रॉपर्टी में बिल्कुल पूर्व और पश्चिम का फर्क है, क्योंकि प्रॉपर्टी है बहुत लंबे वक्त के लिए और एफडी होती है जो पैसा आपको कभी भी फौरन जरूरत पड़ने पर आप निकाल सकते हैं। जी शरद जी, देखिए, कुछ समय पहले अगर हम गौर करें तो चांदी को लेकर बहुत चर्चा थी, चांदी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई थी। आप किस तरीके से देख रहे हैं चांदी को? क्योंकि चांदी देखिए, उतार चढ़ाव दोनों चांदी में देखने को मिल रहा है। चांदी चंचल है, चांदी वॉलेटाइल है, क्योंकि चांदी में जो सट्टेबाजी होती है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, स्पेकुलेशन होती है। अमेरिका में कॉमेक्स में, भारत में एमसी में बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि चांदी सस्ती है तो इसलिए लोग बड़ी मात्रा में उतने पैसे से आ जाती है, तो इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाई देता है। पर चांदी का 55% चांदी जो है वो सामान बनाने में प्रयोग में आती है, डेटा इक्विपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सोलर सेल्स है, जो इलेक्ट्रिक कार में बैटरी लगती है वो है, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक, इसमें 55% चांदी लगभग खप जाती है मतलब लग के खत्म हो जाती है। तो इसलिए चांदी का डबल रोल है, एक तरफ जहां इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री में, दूसरी तरफ निवेश के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लक्ष्मी गणेश बनते हैं, प्लेटें बनती हैं, ग्लास बनते हैं, पायजेब बनती है। तो इसलिए चांदी के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अगर चांदी का कोई विकल्प मिल गया इंडस्ट्री को, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, फिर चांदी की कीमत यहां से करेक्शन भी आ सकती है, परंतु चांदी में चढ़ाव भी बहुत तेज होता है और चांदी में उतार भी। तो जो लोग ज्यादा जोखिम लेने वाले हैं वो चांदी में अपना एक्सपोजर ज्यादा रख सकते हैं। पर मेरी सलाह में सोने और चांदी में, सोने को मैं ज्यादा ठोस मानता हूं, सोने को मैं ज्यादा डिपेंडेबल मानता हूं, जिस पर आप निर्भर कर सकते हैं। चांदी जो है बहुत ज्यादा मुनाफा भी दे सकती है पर उसी तरह घाटा भी दे सकती है, तो चांदी में निवेश करने वाले थोड़ा सा फूक के रखने की जरूरत है। शरद जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील कर दिया है, लेकिन शादी का सीजन आ रहा है और इसका असर अब कहीं ना कहीं छोटे कारोबारियों पर या फिर ज्वेलरी के दुकान वालों पर पड़ सकता है। और पड़ेगा तो कितना असर पड़ेगा उन लोगों पर? क्योंकि 1 साल का समय छोटा नहीं होता है और किसी कारोबार को अगर कह दिया जाए कि 1 साल तक इसको ठप कर दिया जाए तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत जो ज्वेलरी बिजनेस वाले हैं, जब से प्रधानमंत्री जी का उन्होंने बयान सुना है बहुत चिंता में है और वो ये सोच रहे हैं भाई प्रधानमंत्री जी की बात अगर लोगों ने मान ली तो हमारा तो काम धंधा ही चौपट हो जाएगा, ऐसा उनको डर लग रहा है। पर मेरा ऐसा मानना है, देखिए, बहुत बड़ी टाटा की कंपनी है जिसका नाम है तानिश, मैं नाम ले लेता हूं। उस कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को हायर किया था पिछले साल और आज भी बड़ा फुल पेज का उन्होंने ऐड दिया है कुछ अखबारों में, जहां उन्होंने कहा है कि 36 लाख लोगों ने अपना जो घर में सोना रखा था
उसको रिसाइकल किया है। भारतीय घरों में 30,000 टन के करीब सोना है, मैं आपको बता चुका हूं। तो घर में जो सोना पड़ा है उसी को आप उसको निकाल के उसको पिघलाइए। आपका जो आप तो महिला है, आप बताइए, जो आपने हार आज से 10 साल पहले बनाया था, जो आपने कान के पहनने वाले आज से 10 साल शायद उनका फैशन चेंज हो गया हो, अब आप उनको नहीं पहनती है। सोना है तो रखा तो हुआ है, परंतु आपको लगता है ये बड़े पुराने मॉडल के हैं। आपकी मदर आपको बोलेंगी ये मेरा पहन लो, आप कहेंगी नहीं मम्मी ये तो बहुत पुराने मॉडल का है, ये आजकल ऐसा नहीं चलता है। तो उसको आप पिघला के और आप नया बनवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सोने को नया सोना खरीदना भी नहीं पड़ेगा और ज्वेलर्स का काम भी चलता रहेगा और आपकी जरूरत भी पूरी होती रहेगी। तो इसलिए सोने चांदी के व्यापारियों को और ज्वेलरी की दुकानों को इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सोना चांदी शादी ब्याह में शगुन है और फंक्शंस पे दिया जाता है, तो लोग इसको खरीदना तो बंद नहीं करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और सबसे कारगर रास्ता जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि घर में पड़े हुए पुराने जेवरात को पिघला के आप नया बनवाइए और नया बनवा के प्रयोग करिए, बल्कि उसमें से कुछ बचा भी लीजिए और बचा के अपने सेविंग अकाउंट में भी ले आइए। 200 ग्राम पिघला रहे हैं, 100 ग्राम का बनाइए, बाकी का 100 ग्राम का अपने बैंक अकाउंट में डालिए, उसको लिक्विडेट भी करिए। तो ये मेरी सलाह है। बाकी हाँ, उनको थोड़ी चिंता तो है ही, जो लोग प्रधानमंत्री जी की बात को लेंगे तो उनकी तो दुकान बंद होने की नौबत आ रही है, ऐसा कुछ ज्वेलर ने मुझे सुबह कहा है। देखिए शरद जी, जिस तरीके से ये पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसका असर सिर्फ भारत पे नहीं अन्य देशों पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक साल का समय काफी ज्यादा होता है और साफ तौर पे आर्थिक संकट तो झेल ही रहा है भारत, लेकिन अगर इसी तरीके से सिचुएशन क्रिएट होते रही तो कितना असर पड़ सकता है भारत पर। क्योंकि बार बार मैं एक ही सवाल कर रही हूं, क्योंकि अब भारत में कई तरीके के अफवाह भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सोशल मीडिया ऐसा जरिया है जो कि अच्छी चीजें भी फैलाता है और साथ में उसका साइड इफेक्ट भी झेलना पड़ता है। तो देखिए, लोगों को आप किस तरीके से कहना चाहेंगे कि वो अपना दिनचर्या किस तरीके से रखे, अपनी लाइफस्टाइल में किस तरीके से बदलाव करे? देखिए, मुझे लगता है कि एफएम न्यूज जैसे जिम्मेवार चैनल का यही दायित्व होता है कि वो सोशल मीडिया या ऐसी किसी जगह पे अफवाह फैल रही है तो आप, क्योंकि टेलीविजन मीडिया है, आप सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। आपकी जानकारी ट्रस्टवर्दी है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। किसी एक व्यक्ति ने अपना यूट्यूब पे वीडियो बना के कुछ भी कह दिया, उस पर भरोसा करने की बजाय आप एफएम न्यूज को सुन के भरोसा कर सकते हैं। यही इसकी खूबसूरती है। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ना तो कोई लॉकडाउन लगने वाला है। आम आदमी के जीवन में, आपने पहले भी पूछा था, मैं उसको दोहरा देता हूं, आम आदमी के जीवन पे यही है कि आपको सड़कों पर ट्रैफिक कम होता दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद अगर ट्रैफिक कम सड़कों पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब लोगों ने पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं घटाया है और ये बहुत जरूरी है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। लोग सोचते हैं भाई मैं 5 लीटर अपनी बाइक में डलवा लूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आप ये देखिए कि अगर सभी लोग ऐसे सोचने लग जाएं तो फिर तो पेट्रोल डीजल की खपत कभी कमी नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। कारपूल, आपकी सोसाइटी में इर्द गिर्द कुछ लोग एक ही तरफ जाते हैं, एक दिन एक गाड़ी ले गया, दूसरे दिन दूसरा ले गया, उनके साथ चले जाइए। मेट्रो है, आप ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा पकड़ के मेट्रो स्टेशन तक चले जाइए। मेट्रो पकड़ के आप वहां से उतर के फिर इलेक्ट्रिक रिक्शा कर ली, थोड़ी सी परेशानी तो होगी। देखिए, गाड़ी उठा के ड्राइव करके सीधा पॉइंट टू पॉइंट पहुंच जाना, पार्क किया, अंदर चले गए, वो आसान है। परंतु जब एक वैश्विक संकट, जैसा कि मैंने कहा कि जब वैश्विक संकट आता है तो हर व्यक्ति को एक तरह से सिपाही का रोल प्ले करना चाहिए। आप बंदूक लेके तो नहीं उठेंगे, परंतु आप ऐसे छोटे छोटे कदमों के माध्यम से देश की आपकी बचत देश की बचत है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी का मतलब यही था, आप बचाएंगे तो देश का बचेगा, क्योंकि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो इसलिए इसमें देखना यह है कि आपकी लाइफस्टाइल में ऐसे बदलाव आने चाहिए जो कि देश के रिसोर्सेस को बचाए। वो चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो आपकी रसोई में एडिबल ऑयल हो। शायद लोगों को नहीं पता कि $22 बिलियन का हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं अंकिता। $22 बिलियन का। $22 बिलियन, आप सोचिए, $1 बिलियन 9,500 करोड़ रुपए का है इस समय। इतना बड़ा मात्रा में हम एडिबल ऑयल, तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, आप देसी घी का प्रयोग करिए, आप जो देश में जो तेल उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, जो बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, आप उसका प्रयोग करिए। आप रिफाइंड ऑयल मंगाएंगे तो रिफाइंड ऑयल तो बाहर से आता है। इसके अलावा किसान भाई है, वो धरती खराब होती है अगर आप उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, धरती की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, लोगों को नुकसान पहुंचता है जो फर्टिलाइजर से लगी हुई फसल होती है। प्लस $18 बिलियन का हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं इस समय। सोचिए कितनी बड़ी विदेशी मुद्रा हमारी जा रही है। तो अगर हम ऑर्गेनिक सामान खरीदने लगेंगे, हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक फसल उगाने लग जाएंगे, तो उससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बचेगा और आपकी सेहत भी ठीक होगी और धरती माता भी प्रसन्न होंगी कि मेरे अंदर इन्होंने गंदे या जो हार्मफुल एसिड्स हैं, नुकसानदायक है, वो नहीं डाले।
तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, और 140-45 करोड़ की इस देश की आबादी, जैसा मैंने कहा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी भी किफायत शुरू करेगा, थोड़ी थोड़ी बचत शुरू करेगा, आप कह सकते हैं मुझे कि भाई आप भी तो शो इस समय गाड़ी में बैठ के कर रहे हैं, आपके पीछे चलती गाड़ी में मैं शो कर रहा हूं, तो आप भी तो पेट्रोल डीजल इस समय फूक रहे हैं। तो साहब मैं तो आपको ये बताने के लिए फूक रहा हूं, अगर मैं आज चल रहा हूं तो मैं कहीं किसी काम से जा रहा था, मैंने तो कोशिश करी कि मैं समझूंगा मेरा पेट्रोल डीजल आज मैंने नहीं इस्तेमाल किया, कि मैंने आज हजारों लाखों लोगों को ऐसी चीजें बताई जिससे कि किफायत हो सकती है। और इस आश्वासन के साथ कि आज प्रधानमंत्री जी ने रात को ही बात बोली है, जो प्रोग्राम मेरे बने हुए थे उन पे तो मुझे कमिटमेंट देना था, पर आज के बाद आपको मैं भी गाड़ी से शो करता हुआ कम दिखाई दूंगा। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मेट्रो का प्रयोग करूं, और मैं गाड़ी का प्रयोग करूं। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं सरसों के तेल में बना हुआ खाना खाऊं। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं विदेश में कोई छुट्टी नहीं मनाऊं, मैं अपने देश में जाऊं। मैं भी कोशिश करूंगा कि किसान भाई मिलते हैं उनसे कहूं कि भैया आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, आपके सेहत के लिए अच्छा है। तो ये हम सब अगर मिलके करेंगे तो मुझे लगता है देश तो हम सब लोगों को मिलके ही बनता है, और यही प्रधानमंत्री जी का मंशा थी कहने की। जी शरद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए साफ तौर पे अब लगातार जो रेट है पेट्रोल और डीजल के वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चेताया है उससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, शरद कोहली जी ने साफ तौर पे कह दिया है। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, खाने में सरसों तेल का इस्तेमाल करें, और अगर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है समर वेकेशंस आ रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो देश में ही घूमें, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पे तमाम चीजें हैं, चाहे आप पहाड़ों की बात कर ले या फिर नदी की, सारी चीजें आपको यहां अवेलेबल होती है। और अभी के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।